हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ का टाइम बहुत पास आ चुका है ना। एक महीने से भी कम टाइम आपके पास, या एक महीना लगभग लगभग बचा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो 9 नवंबर को है। यहाँ पे ऐसे में एक बात समझना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, या सिर्फ वो नहीं है कि जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। आप ये देखिए, क्योंकि आज 3 अक्टूबर को आपकी प्रिपरेशन कहीं एक लेवल पे पहुंची होगी। उसमें आपको पता है कि आपको ये लग रहा होगा कि यार मैंने अभी तक ये कर लिया होता तो ऐसा होता वैसा होता, बट आपको भी पता, अब जो कर सकते थे वो आपने किया, जो नहीं कर सकते थे वो उसमें क्या ही कर सकते हैं ना। तो जो नहीं हुआ, या जो भी नहीं हुआ, या फिर टाइम वेस्ट हुआ, या जो भी हुआ उसको भूल जाइए। बट ये ध्यान रखिए कि जो अब बचा हुआ टाइम है, 1 मंथ जो बचा हुआ है, क्योंकि 1 मंथ 6 डे कहना तो बहुत अच्छा लगेगा, बट 1 मंथ ही है वो, क्योंकि इस बीच में दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ये सारा टाइम मैं यूटिलाइज कर लूं। क्योंकि दोस्तों, भले ही आपने एक साल ना पढ़ा हो और आप अभी सोच रहे हो यार मैंने पूरा साल ऐसे ही बिता दिया, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दीजिए। बस जो 1 मंथ बचा हुआ है ना, अगर इसको भी अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो गड़बड़ होगी। इसलिए 1 मंथ को बेस्ट यूटिलाइज करना है। सब कुछ हो सकता है दोस्तों, एक महीने में भी बच्चों ने कैसे कैसे एग्जामिनेशंस निकाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता। बस वही है, तबीयत से एक कहते हैं ना, पत्थर उछालने की। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, तो वैसे ही बात है, बस आपको बहुत अच्छे से करना है। तो 1 मंथ के लिए हम टारगेट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम भी इसमें आपको कैसे हेल्प करेगा। एग्जाम भी हमेशा बच्चों को हेल्प करता है, चाहे हमारे फ्री मॉक टेस्ट हो, या फिर इस बार तो हम मॉक टेस्ट का पैकेज लेकर भी आए हैं, जिसमें आपके हमेशा रहते थे कि सर ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट होने चाहिए। हम बहुत सारे मॉक टेस्ट लेकर आए, और बहुत नॉमिनल प्राइस पे ना, इससे कम में तो आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले आते हैं सर मोटिवेशन। सर आप कभी कभी डिमोटिवेट कर देते हो, ये बहुत सारे बच्चों की आजकल मुझे क्वेरी आ रही है। तो देखो दोस्तों, सच बोलना एक चीज होती है, और दूसरी चीज होती है मोटिवेशन। मैं हमेशा कहता हूँ, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन इज इनर साइड, इनर थिंग, है ना। वो आपके खुद से आएगा। जैसे हर कोई तो अरुण कात्यायन वाली बुक पढ़ता है, उसमें लिखा होता है अप्पो दीपो भव। क्या मतलब है? टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ। बाहर से आप कुछ नॉलेज लीजिए, बाहर से आप कुछ फैक्ट्स लीजिए, और उसके बेसिस पे समझिए कि आपको क्या करना है, और उसके बेसिस पे अपना मोटिवेशन ड्राइव कीजिए या फिर बनाइए, है ना। मेरी 4 बातों से मोटिवेशन मिलना, या मेरी 4 बातों से डिमोटिवेशन होना, मतलब ये है कि कुछ क्लैरिटी अभी कम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखो दोस्तों, मोटिवेशन तो इससे आएगा, मोटिवेशन इसी से आएगा। अब मैं बात बोलूंगा तो किसी को मोटिवेशन आएगा, किसी को डिमोटिवेशन आएगा, बट मोटिवेट करने के लिए यही लाइन काफी है। एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज इतनी है, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए। और दूसरा ये हो सकता है कि यार वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा होगा, मुझे तो पढ़ना है, मुझे इधर-उधर की बातें थोड़ी सुननी है, मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को थोड़ी सुनना है। बस ये वैकेंसी ही अपने आप में सारी चीज़ें बता रही है। अब आप मुझसे इसमें सहमत होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगेन आपको ये समझना है कि सच तो यही है ना? इस पे ही मोटिवेशन है सारा। अब वो आप जैसे लेना चाहें उसको। अब हमको क्या देखना है दोस्तों, जब हमको ये सारी बातें पता है, हमको ये भी पता है कि 9th ऑफ नवंबर को एग्जामिनेशन होगा, तो और ये भी सबसे बड़ी बात हमको पता है कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश आएगा। 125 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे, और सेक्शनल टाइमिंग होगी। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है, आप इंग्लिश को 15 मिनट में कर देंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए। तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है, हमारी प्रिपरेशन जो चल रही है वो बेसिकली होती है मेंस मोड में। अब उस मेंस मोड की जगह इसको लेकर आना है प्रीलिम्स मोड पे। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, 346 वैकेंसीज हैं। वो कुछ एक रेशियो के तहत 1:5, बहुत हुआ तो 1:10 रेशियो के तहत वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मतलब 1:10 मान लीजिए, बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव बात है, हम करें तो 3460 स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब इसका भी 10 गुना कर दीजिए, उतने बच्चे वो मेंस के लिए बुलाएंगे, है ना, मेंस के लिए बुलाएंगे। तो ये कितने हो जाएगा? जस्ट इसका डबल कर दीजिए, या ट्रिपल ही कर दीजिए, है ना। आप मान लीजिए कि वो 10,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अभी कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, है ना? कुछ बच्चे बोलते हैं सर 50,000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, कुछ कहते हैं 60,000, कुछ कहते हैं 1 लाख। अब वो आपको जो भी नंबर लगता है, आप सोच लीजिए कि उतने में से ये कंपटीशन इतना नैरो डाउन होना है, फिर इतना फर्दर नैरो डाउन होना है, और फिर फाइनल सिलेक्शन इतने पे होना है। तो आप समझ लीजिए कि किसी स्टेज को अगर आप समझते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, तो फिर वो गलती है। तो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग को, इनको कम नहीं समझना है। और खासकर जब कंपटीशन डिफिकल्ट होता है ना, आप इस स्टेज को क्लियर करेंगे ना, एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा। बहुत सारे बच्चे अभी उन्होंने कहा कि सर आईबीपीएस का जो क्लियर का रिजल्ट आया वो क्लियर हुआ है, तो अभी हमें काफी कॉन्फिडेंस आया है। किसके लिए?
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो यही सारी चीजें होती है जिनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सेल्फ मोटिवेशन आता है। ओके, तो ये चीज आपको समझना है। अब इसके लिए क्या, कई बच्चे कहते हैं सर इसको प्रैक्टिस कैसे करें, तो दोस्तों हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स के भी मेंस के भी आपको मिल जाएंगे, ये फ्री में है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको कुछ मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं और बाकी मॉक टेस्ट पेड होते हैं, जिसमें कि 99 रुपीज में हम आपको पेड मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 227 चैप्टर टेस्ट है, 7 पीवाईपी है, 200 से ज्यादा सब्जेक्ट टेस्ट है। मतलब ये इतनी सारी चीजें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए। सिमिलरली मेंस के लिए आप देखेंगे 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है और भी इसमें बहुत सारे भी हम सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह ऐड करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट में मिल जाती है। अगेन आप चाहें तो आप ले, चाहे तो ना ले, चाहे तो आप कैसे ही प्रैक्टिस करें, बट ये ध्यान रखिए दोस्तों लास्ट टाइम पे रिवीजन प्लस प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब कुछ हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे, तो क्वांट्स में पिछली बार आप सभी को पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार का एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं क्वांट्स में रिलेटिवली इजी था, बट 2022 का बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था दोस्तों, आप क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, नंबर सीरीज से था, वो भी मिसिंग टाइप वाली है ना, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बाकी तो डीआई थी, उसके अलावा अरिथमेटिक थी, डीआई। तो अब आप सोचो कि ना क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज में भी डिफिकल्ट आ गया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है नहीं, तो फिर बचा क्या, है ना। तो फिर ये डीआई ही बचती है। तो डीआई एक ऐसा चीज होता है, डीआई में सिर्फ डीआई नहीं है, बल्कि डीआई लेकर आती है अपने साथ परसेंटेज की कंसेप्ट, है ना। परसेंटेज में आप कितने अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं, प्रपोर्शन, आप रेशियो एंड प्रपोर्शन निकालना जानते हैं कि नहीं, और उनके क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाते कि नहीं। सिमिलरली लास्ट ईयर देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आया था, नंबर सीरीज भी आई थी, डीआई भी आए थे, बट ये रिलेटिवली इजी था, तो कट ऑफ भी रिलेटिवली हाई जाती है फिर। ये ध्यान रखना है अरिथमेटिक से भी। अभी अगर मैं, आप मुझसे पूछिए सर एक महीने में क्या करना, तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक को छोड़िए, बाकी सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाली डीआई आएगी तो मैं करूंगा, ये वाली डी आएगी तो नहीं होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन होगी तो मैं कर लूंगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये गड़बड़ है फिर तो आपको थोड़ा थोड़ा अर्थमेटिक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं ना सब कुछ। तो वो होता है कि जब आप बहुत अच्छे से कुछ टॉपिक को लेके चल रहे हैं, तो इनको लेके चलिए, ये अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी। देन सेकंड चीज है रीजनिंग में। अब मैं कह दूं कि बच्चों पजल्स करना ही मत, सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात नाबार्ड में फिट बैठ जाती, ये बात आरआरबी एएफओ में भी फिट बैठती, ये बात बहुत सारे एग्जामिनेशन में फिट बैठ जाती है, जितने भी हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के या फिर बाकी, आप लोग पता नहीं देते नहीं देते, बट यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 50% तो आपका पजल ही रहेगा, 50% बल्कि उससे भी ज्यादा रहेगा, है ना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे, अब जैसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, स्लॉग्स है, इनपुट आउटपुट है, पेयर फॉर्मुलेशन इनइक्वालिटी और एलआर। अब ये कौन सा बहुत इजी आने वाली है, इसमें कुछ क्वेश्चन हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और पहले ही आप 25% पे उसको ले आएंगे, तो फिर आप समझिए कि कितने क्वेश्चन मार्क्स आप कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको लेके तो चलना ही चलना है। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक टाइप वाली आप छोड़ दिए, आपको लगता है कि सर फ्लैट्स वाली नहीं होती है या फ्लोर बेस्ड नहीं होती है, सर्कुलर नहीं होती, कोई एक छोड़ सकते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसमें कुछ, इसको अभी भी आप कर सकते हो, डेली 1 आवर की इसकी, इससे दोस्ती करिए, 1 घंटे के लिए दोस्त बनेगा आपका, और दोस्त बनेगा वो आपको बेनिफिट भी देगा ना। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर साल आप देखिए इससे 20 to 25% या 30% तक भी, सॉरी 30 क्वेश्चन तक भी इससे आते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, 50 to 60% ऑफ रीजनिंग पार्ट। तो इसलिए ये करना है, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है। बाकी चीज तो आपको ठीक है, इजी लगती है, ठीक है, नहीं लगती है वहां पे कुछ आप देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि रीजनिंग में तो बाकी सारी चीजें इजी होती ही है एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक, क्योंकि अरिथमेटिक में हर एक के लिए हर एक कंसेप्ट सीखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर एज वाला, वो सारी कैलकुलेशन बहुत अलग अलग होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देन थर्ड है इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका वेटेज 50%, अब जब वेटेज 50%, मतलब मेहनत दुगनी करनी है। बच्चे सोचते हैं कि वेटेज, अरे वेटेज कम है, मतलब आप समझो कि अगर बाकी जगह 9 मार्क्स लाने के लिए क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपको 9 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, तो यहाँ 18 क्वेश्चन सॉल्व करना। आप समझो इस बात को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3, अभी आरआरबी एफओ का हुआ था 40 क्वेश्चन, तो उसमें भी 3 कॉम्प्रिहेंशन थे। डबल फिलर है, एरर डिटेक्शन है, मैच द कॉलम तो आजकल बेसिक टाइप बन चुका है ना, इधर 4 वर्ड दिए, इधर 4 वर्ड दिए हैं, आपसे पूछा है कि बताओ ये 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड है, कौन किसका सिनोनिम है, कौन किसका एंटोनिम है ना। पहले से एक पूछा था, अब चार चार पूछा, तो वो भी ऐसे कॉलम में है ना, मोर देन वन वाला, तो ये इश्यूज होते हैं। अब ये कैसा होता है, यही प्रैक्टिस होती है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ना कल से शुरू किया, और मैं देख के बहुत हैरान हूँ उसमें, आपने भी देखा होगा कि कितने कम बच्चे उसमें सही आंसर कर पा रहे हैं। और मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया। देखो इजी तो क्या बनाना है, इजी तो एग्जाम होना चाहिए ना, इजी प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, इजी एग्जाम होना चाहिए। मैंने उसको डिफिकल्ट बनाया, इसलिए डिफिकल्ट बनाया कि दोस्तों मेरे क्वेश्चन
क्वेश्चन से तो आप समझो, बट उसके ऑप्शंस को भी आपको सर्च करना पड़े ताकि आप उनसे भी सीख सको। इसलिए वहां पे हम वोकेबलरी फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि वोकेबलरी आपको पता है, वोकेबलरी से कितने सारी चीजें हमारी रिजॉल्व होती है। कई बार मीनिंग ही नहीं पता होता तो फिर आप क्या ही समझेंगे आंसर को, है ना, क्वेश्चन क्या समझेंगे, फ्रेज ही नहीं समझ पाते हम क्या है। तो ये चीज थोड़ी सी इससे दूर होगी, ग्रामेटिकल एरर ना हो। सबसे पहले जो हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे। पास्ट टेंस, टेंसेस वाइज तो ग्रामेटिकल एरर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कहाँ एस है कहाँ ईएस है ना, वो लगना था कि नहीं लगना था, है ना, कॉस्ट कौन सा पास्ट फॉर्म है, कौन सा फ्यूचर फॉर्म है, कौन सा प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा जरूर देखिए, इतना इसको करना है, छोड़ने जैसा इसमें कुछ है नहीं, जो नहीं आएगा वो छूटेगा, जो आएगा वो होगा, है ना। इसमें ऐसा तो नहीं कह सकता कि पैराजम्बल छोड़ दीजिए, मैच द कॉलम छोड़ दीजिए, क्योंकि मैच द कॉलम में भी क्या पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको आगे चलना है। काफी डिटेल में मैंने आपको चीजें बताई हैं, हालांकि शॉर्ट, कोई लंबी बकवास नहीं करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि एग्जाम भी आज से लेकर आ रहा है प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हमारी जो फैकल्टी है वो शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस लेकर आएंगे। अननेसेसरी कोई लंबी लंबी यूट्यूब लाइव नहीं करना है ना, कोई बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट में हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको 5 क्वेश्चन दे जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको करना है, ओके। उसके साथ साथ हम आपको डेली पीडीएफ देंगे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के, जिसमें कि टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करना है, वो टारगेट आपको खुद से लेना है, पीडीएफ आपको डेली मिलेगा। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, मैंने अभी आपको दिखाया बहुत सारे मॉक टेस्ट है। पेड मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, 99 रुपीज का, उससे सस्ता क्या होता है। उसमें भी ये है कि अगर आप किसी और को रेफर करते हो तो 40 रुपीज का कैशबैक आ जाता है ना, 2 लोगों को रेफर कर दीजिए, फ्री हो गया। तो ये चीज है, आपका उसको अल्टीमेटली एम क्या है आपका, प्रीलिम्स निकालना, तो प्रीलिम्स निकालने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, बस आपको बने रहना है। मेंस की एनालिसिस है, मेंस की एनालिसिस हमने पहले भी की थी, बाद में फिर से करेंगे, अभी इस पे फोकस नहीं करते क्योंकि फिर फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। पर एक बात मैं कह दूं दोस्तों, यहाँ पे भी ना कोई आज तक वो नहीं बना है सिस्टम की इकोनॉमी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि सॉइल साइंस से, क्योंकि आप देखो 2020 में 11 आए थे, फिर दो क्वेश्चन आए, पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किससे कितने आएंगे। तो इसलिए इस बात को हम फिर से फर्दर एनालाइज करेंगे। आप सारा कुछ पढ़ते रहिए, बहुत चूजी मत बनिए कि एंटोमोलॉजी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पिछली बार आए तो पढ़ लिया, अब नहीं आए तो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी आ सकता है ना। तो ये चीजें करनी है, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी बात है, हमेशा ध्यान रखो, लो कट ऑफ का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि पेपर इजी, लो कट ऑफ का मतलब ही है कि पेपर डिफिकल्ट है। लो कट ऑफ का मतलब है कि आपको ज्यादा फोकस करना है प्रीलिम्स में दोस्तों। पिछली बार जो नहीं ला पाए बच्चे ज्यादा नंबर, तो वो पढ़ के नहीं गए थे, ऐसा हम नहीं कह सकते ना। और लो कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि फ्यू टॉपिक, ज्यादा टॉपिक, वर्क हार्ड करना ही करना है, की टू सक्सेस, अपने नोट्स और अपना रिवीजन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेल्प आपको लगी तो आप इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप मोटिवेट हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी आप बता सकते हैं ना। आई एम वेरी मच ओपन टू आपके किसी भी टाइप के कमेंट के लिए, आप कुछ भी बोलिए, आई एम रेडी टू आंसर एवरीथिंग, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सोच के बोलना है, जो आपको लगता है आप बोलिए। आपको लगता है कि नहीं सर ये इसमें है तो मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी बोलिए, है ना। मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ, अच्छी अच्छी बातें ही मुझे नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आई एम हियर टू लिसन एवरीथिंग, और उसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊँ, इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।